हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा पार्टी, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8, जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। सो आई होप कि आप क्लासेस देखने के बाद एक बार रिवीजन भी कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस बने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 5.8, जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट इज़, जब ऑडिटर डिस्क्लेम करता है अपनी ओपिनियन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्योंकि वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो ऐसे केस में जो हमें ऐसे 700 बोलता है ना कि आप ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्क्रिप्शन दो, उसमें हम अमेंडमेंट कर देते हैं। दैट इज़, उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। अब एज़ पर ऐसे 700 हमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी होती है। सबसे पहले तो हमें ये बताना होता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करे। फिर उसके बाद हमें ये बताना होता है कि ये जो रिजनेबल अश्योरेंस है, ये हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस तो है, बट ये गारंटी नहीं है। और थर्ड में हम ये बताते हैं कि अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट देखने को मिल रही है तो वो ड्यू टू फ्रॉड या एरर हो सकती है। पर ये तो तब बताओगे ना जब रिजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन की। यहाँ पे तो तुम एविडेंस ही नहीं इकट्ठे कर पा रहे। तो अब यहाँ पे आप ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे क्या शो करोगे? एक स्टेटमेंट की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ऑडिट कंडक्ट करे इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, और फिर उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट इशू करे। फिर एक स्टेटमेंट दोगे कि जो भी मैटर्स दिए गए हैं बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन के अंदर, उन रीजंस की वजह से, उन मैटर्स की वजह से ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पाया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिस पे वो अपनी ऑडिट ओपिनियन बेस कर पाए। और उसके साथ एक और स्टेटमेंट दोगे रिगार्डिंग ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जब ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन, तब हम क्या चेंजेस करते हैं? सबसे पहला तो हम ये शो करते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ऑडिट कंडक्ट करे। फिर उसने कंडक्ट तो कर दी, अब वो ये स्टेटमेंट दे कि जो मैटर्स हमने शो किए हैं ना बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, उसकी वजह से मैं ऑब्टेन नहीं कर पा रहा और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिस पे ओपिनियन बेस की जाए। And at last, a statement about auditor's independence and other ethical responsibilities. Consideration when the auditor disclaims an opinion on the financial statement. जब ऑडिटर अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देता है ना, तब जब तक स्पेसिफिकली आपका लॉ या रेगुलेशन आपको ना बोले, आप की ऑडिट मैटर को इंक्लूड नहीं करोगे अपनी रिपोर्ट में। और जब आपको लगता है कि आप यहाँ पे अपनी ओपिनियन डिस्क्लेम करने वाले हो, मॉडिफाई करने वाले हो, तो सबसे पहले आप TCWG से कम्युनिकेट करते हो इस बारे में, और उन्हें वो सर्कमस्टांसेस बताते हो जिसकी वजह से ये मॉडिफिकेशन की जा रही है। एंड द वर्डिंग्स ऑफ मॉडिफिकेशन, दैट इज़ क्या क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर क्या किया जा रहा है। तो चलो फाइनली अब वो टॉपिक आ गया जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, और इस चैप्टर में तो ऑब्वियसली पढ़ने ही वाले हैं। Emphasis of meta paragraph and other meta paragraph in the independent auditor's report. जब हमने मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, तब हमने वहीं ओवरव्यू में ये पढ़ा था कि जब हम कोई ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ पे एंटर करता है हमारा एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ एंड अदर मेटा पैराग्राफ, जिससे डील करता है ऐसे 706। ऐसे 706 डील्स विद द एडिशनल कम्युनिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ऑडिटर्स कंसिडर्स इट नेसेसरी टू। अब ये जो दो पैराज होते हैं ना, इसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल कम्युनिकेशन, जिससे डील करता है ऐसे 706। अब ये कब करते हैं हम? जब ऑडिटर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लगे ना जिस पे उसे लगे कि जो यूज़र है उसका अटेंशन ड्रॉ करना ज़रूरी है। दैट इज़, एज अ यूज़र आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखना होता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना कोई एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर ऐसी होती है जो बहुत ज़रूरी होती है कि आपको पता हो उस बारे में। जैसे मान लो किसी कंपनी के ना गोइंग कंसर्न पे एकदम सिग्निफिकेंट डाउट चल रहा है, हो सकता है कल को कंपनी बंद हो जाए ड्यू टू सम रीजंस। बट वहीं दूसरी तरफ तुम देख रहे हो कि इस साल की जो अभी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है, उसमें कंपनी की प्रॉफिट ना बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट कमाई है कंपनी ने। अब कोई नॉर्मल यूज़र क्या करेगा? बस जाके देखेगा ओ इतनी प्रॉफिट है, चलो इस पर इन्वेस्ट कर दो। बट वहीं अब तुम जा रहे हो EOM पैरा में, एम्फोसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ, वहाँ पे तुम देख रहे हो एक डिस्क्लोजर दिया हुआ है कि हो सकता है कल को कंपनी बंद हो जाए, इसकी गोइंग कंसर्न को लेके एक सिग्निफिकेंट डाउट है। अब क्या इन्वेस्ट करोगे? नहीं। तो ऑडिटर को अगर लगता है कि ऐसा कोई मैटर है जिस पे यूज़र का अटेंशन ड्रॉ करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है उनके फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को लेके, तो हम उन मैटर्स को शो करते हैं। या कोई ऐसा मैटर
अच्छा, यहाँ पे हम कौन से मैटर शो कर रहे हैं जो एक्चुअली में ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बट अगर ऐसा कोई मैटर है जिस पे उनका अटेंशन ड्रॉ करना ज़रूरी तो है और उनको डिस्क्लोज या प्रेजेंट भी नहीं किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो उन्हें भी हम यहाँ पे शो करेंगे। अब इससे क्या होगा ना, मान लो किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है 40-50 पेज की, बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका बहुत बड़ा है, तो हो सकता है आपसे एक दो पॉइंट गलती से कहीं पे मिस हो जाए या कुछ पेज ही आप ना देखो, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो। इसलिए हम एक ईओएम पैरा अलग से बनाते हैं जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पैराज होते हैं हम वो शो करते हैं कि आप कुछ देखो या ना देखो, बट इस पे तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर ऐसे 706 emphasis of meta paragraph and other meta paragraphs in the independent auditor's report। इस ऐसे के रिकॉर्डिंग इस ऐसे के अकॉर्डिंग ये ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव है कि जब वो ओपिनियन फॉर्म करे तब वो यूज़र्स का अटेंशन उस एरिया उस मैटर पे ड्रॉ करे जो उसे उसकी जजमेंट के बेसिस पे ज़रूरी लगता है, बाय वे ऑफ क्लियर एडिशनल कम्युनिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब वो ऐसे कौन से मैटर होंगे जिसकी तरफ आप यूज़र्स का अटेंशन ड्रॉ करोगे। अ मैटर ऑल्दो appropriately presented or disclosed in the financial statement that is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statement। जो ऑलरेडी प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, पर आपको लगता है ये अलग से आपका डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए एक एडिशनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराओगे। या ऐसा मैटर जो अप्रोप्रिएट हो, रेलेवेंट हो यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को लेके फॉर द ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिट रिपोर्ट। अब ये तो हमने बात की दोनों पैरास को लेके, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ एंड अदर मेटा पैराग्राफ। नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो हम ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं जिसके अंडर हम रिफ़र करते हैं उन मैटर्स को जो एक्चुअली में अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो ऑडिटर को उसके जजमेंट के हिसाब से लगती है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसे अलग से डिस्क्लोज किया जाए, उसके रिगार्डिंग एडिशनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाए, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल है यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को लेके। तो अगर तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग एडिशनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है, तो उसे आप दिखाओगे ईओएम पैरा में, दैट इज़ एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में। और वहीं अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रेजेंट या डिस्क्लोज नहीं की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बट आपको आपकी जजमेंट के हिसाब से लगता है कि ये रेलेवेंट है यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उनको आप शो करोगे अदर मेटा पैराग्राफ में। आई होप आपको ईओएम पैरा एंड ओएम पैरा के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि किस में हम क्या चीज़ शो करते हैं। अगर कोई चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट और डिस्क्लोज की गई है, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहे हो तो ईओएम पैरा, और वहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में कोई प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर नहीं है तो उसे शो करोगे अंडर ओएम पैरा। अब आपको ये तो समझ आ गया कि ईओएम पैरा में आप उन इन्फॉर्मेशन को शो करते हो जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज की गई है और ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को लेके। क्या यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी लिखा है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन शो करते हो जिसकी वजह से आपने ओपिनियन मॉडिफाई की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है कि यूज़र उसे समझे, दैट्स इट। ये नहीं बोला है कि उस पर अगर मॉडिफाई कर रहे हो उसकी वजह से तो ही शो करो। दैट इज़ एक ऑडिटर उन मैटर्स को इंक्लूड तो करेगा ईओएम पैरा में इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रोवाइडेड कि एज अ रिजल्ट ऑफ वो जो भी मैटर आपने शो किया है, ऑडिटर रिक्वायर्ड नहीं है टू मॉडिफाई द ओपिनियन। आप इसलिए नहीं शो कर रहे हो मैटर को क्योंकि आपको ओपिनियन मॉडिफाई करनी है, आप इसलिए शो कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं शो करते हम ईओएम पैरा में? जो ऑलरेडी कवर्ड है अंडर ऐसे 701। अब ये कौन सा ऐसे होता है? की ऑडिट मैटर्स, जो आपने ऑलरेडी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर के नाम पे शो किया हुआ है, उसको क्या फिर से दोबारा अब ईओएम पैरा में शो करोगे? नहीं, हम ईओएम पैरा में वो मैटर शो करते हैं जो हमने की ऑडिट मैटर में शो नहीं किया है और आपको लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है। सेपरेट सेक्शन फॉर एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। जब ऑडिटर इंक्लूड करते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, द ऑडिटर शेल, सबसे पहले तो वो इंक्लूड करेगा इससे एक सेपरेट सेक्शन में ऑडिट रिपोर्ट की विद एन अप्रोप्रिएट हेडिंग दैट इंक्लूड्स द टर्म एम्फेसिस ऑफ मैटर।
कहीं पे भी ऐसे ही किसी पॉइंट के साथ घुसा के वहाँ पे नहीं शो करोगे, एक सेपरेट सेक्शन में शो करोगे। अब जैसा कि हमें पता है, हम ईओएम पैरा के अंदर वही इंफॉर्मेशन शो करते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है। तो अभी आप यहाँ पे वापस से पूरा मैटर लिखने नहीं बैठोगे, आप यहाँ पे क्लियर रेफरेंस प्रोवाइड कराओगे कहाँ पे ये मैटर एम्फसाइज किया गया है, कहाँ पे उसकी रेलेवेंट डिस्क्लोजर दी गई है, जो पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है इस मैटर को। ईओएम पैरा के अंडर में आपको क्लियर रेफरेंस प्रोवाइड करानी होती है उस मैटर की, क्योंकि यहाँ पे हम शो ही वो मैटर करते हैं ना जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है। और एट लास्ट ये इंडिकेट करो कि इन मैटर्स के रिस्पेक्ट पे ऑडिटर की ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। मतलब अगर आपने रिपोर्ट मॉडिफाई भी की है ना, तो इन मैटर्स की वजह से नहीं की है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ। अब ऐसी कौन सी सर्कमस्टांस हो सकती है जहाँ पे ऑडिटर को लगे कि उसे ईओएम पैरा को इंक्लूड करना है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट बिकॉज एग्जाम्पल लिखा है ना, इसको ऐसे ही एक एग्जाम्पल की तरह 4 पॉइंट पढ़ के ऐसे छोड़ मत देना। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस होती है जहाँ पे ऑडिटर ईओएम पैरा को इंक्लूड करना चाहेगा। तो अब आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। अगर किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू एनी एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन, दैट इज़ हो सकता है कल को अगर सामने वाला आपके अगेंस्ट ये लिटिगेशन जीत जाता है तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाए, आपकी कंपनी पूरी डूब जाए, बैंकरप्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट देखने को मिल रहा है जो अकर हुआ है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये यहाँ पे शो करना ज़रूरी क्यों है, अगर ये समझना है तो आपको चैप्टर 7 की वीडियो देखनी पड़ेगी, उस पर हमने डिटेल में ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया है। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज़ अ मटेरियल अफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसका बहुत अर्ली एप्लीकेशन कर लिया जिसका एक मटेरियल अफेक्ट पड़ सकता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अ मेजर कैटास्ट्रॉफ दैट हैज़ हैड or continue to have a significant effect on the entity's financial position। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ये मतलब नहीं है ना कि जो ख़राब है वही, अच्छे पॉइंट्स भी। जैसे किसी कंपनी ने उस पूरे साल में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया या उसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला, उसकी वजह से इस साल उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम उस प्रोजेक्ट के बारे में शो करेंगे। सिर्फ ख़राब चीज़ें नहीं शो होती है, अच्छी चीज़ें भी शो होती है। हमने ईओएम का डेफिनेशन क्या पढ़ा कि इसमें वो मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल कम्युनिकेशन होती है जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है, जो ऑडिटर को उसकी जजमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है या फंडामेंटल लगता है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं लिखा है कि कोई ख़राब इन्फॉर्मेशन शो करनी है या कुछ मिस्टेक शो करनी है, नहीं। और जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, द इंक्लूजन ऑफ एन एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन। एम्फेसिस ऑफ मेटा पैरा इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर। अब देखो, इससे ना करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है कि एन ईओएम पैरा इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर, और कोई भी एक पॉइंट लिख देगा, तो हमें पता है कि ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एज पर ऐसे 705 अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करते हो और उस रिपोर्ट में ईओएम पैरा इंक्लूड करते हो, तो आप ईओएम पैरा को उसका एज अ सब्सटीट्यूट नहीं देखोगे, ये एक एडिशनल कम्युनिकेशन है। EOM para is not a substitute for disclosures in the financial statement that the applicable FRF requires management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation। आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना डिस्क्लोजर देनी होती है कि आपने एप्लीकेबल FRF को यूज़ करके अच्छी तरीके से अचीव किया अपना फेयर प्रेजेंटेशन को। अब जस्ट बिकॉज आप EOM पैरा इंक्लूड करने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं डिस्क्लोज करोगे। Reporting in accordance with SS 570 when a material uncertainty exists relating to events or conditions that may cause significant doubt on an entity's ability to continue as going concern। जस्ट बिकॉज आपने EOM पैरा में शो कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया अबाउट गोइंग कंसर्न, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं करोगे। दैट इज़, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, EOM पैरा इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑल दिस थिंग्स। चलो इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लोमैक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कैंडल्स। CA कमलनाथ उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। अब जो ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट जिस ईयर की ऑडिट हो रही है ना, उस साल कंपनी में लगी थी आग, जिसकी वजह से कंपनी के प्लांट और मशीनरीज डिस्ट्रॉय हो गए, और कंपनी ने ये चीज़ डिस्क्लोज की है अपने नोट्स टू अकाउंट्स में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के।
सीए कमलनाथ को लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को ना कम्युनिकेट करना ज़रूरी है ऑडिट रिपोर्ट में, एज उसे ये लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और फंडामेंटल है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्यों इम्पॉर्टेंट हो सकती है? आग लगी, प्लांट मशीनरी सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ा होगा। हो सकता है उसकी सेल्स गिरी हो सकता है उसके प्रॉफिट्स गिरे हों। अब आप ये इन्फॉर्मेशन को नहीं देख रहे हो, आप बस इतना देख रहे हो खोल के उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि अरे इसकी सेल्स गिर गए, इसकी प्रॉफिट गिर गया, लगता है ये ख़राब काम कर रही है। क्या वो ख़राब काम कर रही है? बट नहीं, ऐसी एक सिचुएशन अराइज हुई जिसकी वजह से ये सब हुआ, तो इस पे यूज़र का अटेंशन ड्रॉ करना ज़रूरी है। हाँ है। तो अब ऐसे केस में ऑडिटर ऐड करेगा EOM पैरा इन हिज ऑडिटर रिपोर्ट। और वो कैसे शो होगा? EOM अफेक्ट्स ऑफ फायर इन कंपनीज फैक्ट्री। और हमने क्या पढ़ा था? हम EOM पैरा में पूरा टॉपिक, पूरा मैटर नहीं एक्सप्लेन करने बैठते, हम रेफरेंस देते हैं। We draw attention to note Y of financial statements which describes the effect of fire in the company's factory. Our opinion is not modified in respect of this matter. आई होप अभी तक ऊपर आपने जो भी चीज़ें समझी उसे इतना सा पैरा पढ़ के आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर ऑडिटर कंसिडर करता है ना इस चीज़ को नेसेसरी कि वो कम्युनिकेट करे उन मैटर्स को जो एक्चुअली में प्रेजेंट या डिस्क्लोज नहीं किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो मैटर्स ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से रेलेवेंट हैं यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिटर की रिपोर्ट, तो ऑडिट उन्हें इंक्लूड करेगा अदर मैटर पैराग्राफ में इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रोवाइडेड कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है बाय लॉ और रेगुलेशन, एंड उसमें ऐसे 701 अप्लाई नहीं होगा, दैट इज़ की ऑडिट मैटर्स। अब हो सकता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शायद उसे इसलिए प्रेजेंट या डिस्क्लोज ना किया गया हो क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ और रेगुलेशन। तो अगर आप उसे डिस्क्लोज कर रहे हो तो आप ये चेक करोगे कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है बाय लॉ और रेगुलेशन, और दूसरा वो की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूडेड नहीं है। और जैसे कि हम EOM पैरा को सेपरेट सेक्शन में शो करते हैं, वैसे ही हम अदर मैटर पैराग्राफ को भी एक सेपरेट सेक्शन में शो करेंगे विद द हेडिंग अदर मैटर और अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग। जैसे कल की क्लास में हम देख रहे थे ना, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, तो या तो आप डायरेक्ट अदर मैटर शो करोगे या कोई अदर अप्रोप्रिएट हेडिंग। अगर ऑडिटर को इंक्लूड करना है EOM पैरा और OM पैरा उसकी ऑडिट रिपोर्ट में, तो वो पहले उस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा TCWG के साथ रिगार्डिंग क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या वर्डिंग होगी उस पैराग्राफ की। और यहाँ पे हमारा EOM पैरा और OM पैरा का टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ SA 706। इन केस अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर डाउट हो आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब इस चैप्टर के स्टार्ट से ही हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं की ऑडिट मैटर ये होता क्या है और इसे गाइड कौन सा ऐसे करता है? ऐसे 701। इट डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट इज़ इंटेंडेड टू एड्रेस बोथ कि क्या ऑडिटर की जजमेंट के हिसाब से कम्युनिकेट करना है ऑडिट रिपोर्ट में और किस फॉर्म और कंटेंट में कम्युनिकेट करना है। नाउ व्हाट आर दिस की ऑडिट मैटर्स? Definition of key audit matter. Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of the most significance in the audit of the financial statement of the current period. That is, ऐसे मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस कैरी करते हैं इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करेंट पीरियड। अब ऐसे तो ऑलमोस्ट सारे ही मैटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे लिए, बट की ऑडिट मैटर्स के अंदर ऐसे कौन से मैटर्स आते हैं? जो मैटर्स आप कम्युनिकेट करते हो TCWG के साथ, जिसके लिए अगर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक एग्जांपल लूँ तो हमने पढ़ा था कि अगर मैनेजमेंट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद हम पे कोई लिमिटेशन लगाती है हमारी स्कोप पे जिसकी वजह से हम एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाते, तब हम जाके ये बात कम्युनिकेट करते हैं TCWG से। या अभी हमने ओपिनियन टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने पढ़ा अगर हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है, एडवर्स ओपिनियन देनी है, डिस्क्लेम करनी है, तो हम जाके पहले TCWG से कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में। तो जो भी मैटर्स TCWG से कम्युनिकेट करते हो ना, उन मैटर्स में से जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसे होते हैं जिनका एक सिग्निफिकेंस होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन्हें कहते हैं की ऑडिट मैटर्स। अभी आगे जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स।
कौन सा ऐसे गाइड करता है इसे? ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। पर्पस क्या है हमारा कम्युनिकेट करने के पीछे की ऑडिट मैटर्स को? हम इन्हें इसलिए कम्युनिकेट करते हैं ताकि हम एनहेंस कर पाए कम्युनिकेशन वैल्यू को एक ऑडिटर के रिपोर्ट की बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड। अब जैसे हो सकता है कि मुझे ना डेटर से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है और मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो फिर हम पहले क्या करते हैं? हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। उससे भी एविडेंस नहीं मिलता तो हम TCWG से बात करते हैं। हो सकता है तुमने TCWG से बात की, उनके थ्रू तुम्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसे तुम एज अ एविडेंस कंसिडर करके इस पर ओपिनियन ड्रॉ कर रहे हो। तो अभी ओपिनियन तो तुमने ड्रॉ कर दी, पर अब तुम की ऑडिट मैटर्स के सेक्शन में जाके ये बात वहाँ पे शो करोगे, ये मेंशन करोगे कि हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने नहीं दी गई, ताकि तुम एनहेंस कर पाओ अपनी कम्युनिकेशन वैल्यू को ऑडिटर्स रिपोर्ट की बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तुमने ट्रांसपेरेंसी दी पूरी, तुमने इस पे ओपिनियन तो ड्रॉ की, बट तुमने ये भी बताया कि हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने नहीं दिया गया। Communicating key audit matters provides additional information to intended users of the financial statement to assist them in understanding those matters that। जब तुम की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट करते हो तो तुम प्रोवाइड कर रहे होते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो असिस्ट करती है उन्हें समझने में उन मैटर्स को जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से जब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस कैरी करते थे जब वो ऑडिट कर रहा था एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो सबसे पहला ये मैटर्स समझने में हेल्प करेगा वो यूज़र्स को, अगर आप की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करोगे तो। दूसरा, अगर आप की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट करते हो तो ये असिस्ट करेगा इंटेंडेड यूज़र्स को ये समझने में कि एंटिटी कैसी है, क्या एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन शॉर्ट, की ऑडिट मैटर्स देख के उन्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंटिटी की और उसके एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट की। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब एज पर ऐसे 701 ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर की? तो ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पहले तो डिटरमाइन करे की ऑडिट मैटर्स को, फिर हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करे उन मैटर्स को जो उसने डिटरमाइन किया है। और कहाँ कम्युनिकेट करेगा, कैसे करेगा? बाय डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। अब ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि उसे डिटरमाइन करना होगा कि ऑडिट मैटर्स को कैसे डिटरमाइन करेगा। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना होता है उन मैटर्स से जो वो कम्युनिकेट कर रहा है विथ TCWG कि क्या वो रिक्वायर करते हैं ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। और ये डिटर्मिनेशन करते वक्त ऑडिटर को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। मतलब ये जो नीचे अभी हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं इनको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर ये बताएगा कि क्या ये पर्टिकुलर मैटर की ऑडिट मैटर है। एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रोमम और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद SA 315। जिस भी एरिया में तुम्हें सबसे ज़्यादा रोमम दिख रही है ना, उससे रिलेटेड जो मैटर्स होती है, और अगर उसे तुम TCWG से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो तुम्हारी की ऑडिट मैटर्स होंगी। या ऐसे कोई एरिया जहाँ पे ऑडिटर का सिग्निफिकेंट जजमेंट लग रहा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो इन्वॉल्व करती है मैनेजमेंट का जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी कोई आइटम जिस पे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट की जजमेंट का है, दैट इज़ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये जो एस्टिमेशन है ये मैनेजमेंट अपने हिसाब से तो करती है ना, उन्हें जो लगता है। अब मान लो मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया 1 करोड़ का, उनके डेटर्स हैं 2 करोड़ के, पूरा 50% का बना दिया अपनी जजमेंट के हिसाब से, उन्होंने कुछ सोच के बनाया। तो ऐसी कोई भी एरिया जहाँ पे मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ऐसी एरियाज को भी हम की ऑडिट मैटर में शो करते हैं। द अफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं हमारी ऑडिट को, उन्हें भी हम शो करेंगे अंडर की ऑडिट मैटर्स। अब ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ना, इनको पढ़ के आपके दिमाग में आ गए हैं अभी कुछ मैटर्स, ठीक है। मान लो इन 3 पॉइंट्स की बेसिस पे तुम्हारी नज़र में अभी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसकी तुम ऑडिट कर रहे हो उसमें से तुम्हारी नज़र में आ चुके हैं 20 मैटर्स। अब उन 20 मैटर्स में से तुम डिटरमाइन करोगे कि किसका बहुत ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंस है ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑफ करेंट पीरियड, एंड देयरफॉर आर द की ऑडिट मैटर्स। उन 20 में से हो सकते हैं ना सिर्फ 5 ऐसे हों
जिनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो। तो अब ये 5 होंगे हमारे की ऑडिट मैटर्स। तो कुछ इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं की ऑडिट मैटर्स को, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, EOM पैरा और OM पैरा हम एक सेपरेट सेक्शन में शो करते हैं अंडर द हेडिंग EOM और OM। लाइकवाइज हम की ऑडिट मैटर्स को भी एक अप्रोप्रिएट सब हेडिंग इन अ सेपरेट सेक्शन के अंडर शो करते हैं विद द हेडिंग की ऑडिट मैटर्स। द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट। अब देखो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम डायरेक्ट की ऑडिट मैटर्स की हेडिंग डाल के मैटर्स लिख दोगे तो क्या लोगों को समझ आएगा कि ये कौन से मैटर्स हैं और इन्हें ये क्यों बोला गया? अभी तक तो तुम्हें ही नहीं पता था, तो क्या किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को पता होगा? नहीं। इसलिए हम जब भी की ऑडिट मैटर्स बताते हैं ना, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। अब वो इंट्रोडक्शन लैंग्वेज कैसी होगी? तुम्हारी बुक तुम्हें ये बोल के बता रही है कि इंट्रोडक्शन लैंग्वेज ऐसी होगी। अब उसके बाद तुम जाके अपना सेल्फ कुछ भी लैंग्वेज लिख के आओगे तो क्या तुम्हें लगता है मार्क्स मिलेगा? नहीं। इसलिए हमारे लिए ऑडिट मॉड्यूल को रिफ़र करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे विथ की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस वर ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करेंट पीरियड एंड these matters were addressed in the context of the audit of financial statement as a whole and in forming the auditor's opinion thereon, and the auditor does not provide a separate opinion on these matters. अब ना ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको एक केस स्टडी दे देगी और मान लो कोई भी मिस्टर एक्स है, आपको बोलेगा CA एक्स है XYZ फॉर्म का, उसे शो करनी है की ऑडिट मैटर्स। तो वो स्टार्ट कैसे करेगा, उसे इंट्रोड्यूस कैसे करेगा? तो आपको ये लिख के आना है। अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि EOM पैरा और OM पैरा में कि कम्युनिकेट करना उन मैटर्स को इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइकवाइज कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर तुम एक ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर रहे हो की ऑडिट मैटर को, देन इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर डिस्क्लोजर्स। वो डिस्क्लोजर्स जो एप्लीकेबल हैं, जो उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाए गए हैं बाय एप्लीकेबल FRF, दैट इज़ जिन डिस्क्लोजर्स के लिए एप्लीकेबल FRF बोलती है ना मैनेजमेंट को कि तुम इन्हें शो करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो तो उन्हें शो करने पड़ेंगे ही, चाहे तुम की ऑडिट मैटर शो करो या ना करो। इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। अब ऐसा नहीं है कि तुमने मॉडिफाइड ओपिनियन ड्रॉ कर दी तो अब की ऑडिट मैटर शो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन है तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस्टेक्स होंगी तभी तो मॉडिफाई किया है ओपिनियन। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SA 570। SA 570 क्या है? गोइंग कंसर्न। अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू इवेंट्स और कंडीशन जो कास्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो वो हम रिपोर्ट करेंगे ही, वो हम डिस्क्लोजर में प्रोवाइड कराएंगे ही, वो हम शो करेंगे। अगर की ऑडिट मैटर शो की गई है तो वो एज अ सब्सटीट्यूट नहीं काम करेगा। ये कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है इंडिविजुअल मैटर्स पे, ये वो मैटर्स हैं जो एक सिग्निफिकेंस कैरी करते हैं ऑडिट करते वक्त। तो सबसे पहला, ये सब्सटीट्यूट नहीं होगा ऐसे किसी भी डिस्क्लोजर का जो एप्लीकेबल FRF रिक्वायर करती है। फिर ये सब्सटीट्यूट नहीं होगा एक ऑडिटर का एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। ना ही ये सब्सटीट्यूट होगा रिलेटिंग टू वो डिस्क्लोजर्स जो आपको प्रोवाइड कराने हैं एज पर SA 570 दैट इज़ गोइंग कंसर्न। ना ही ये सब्सटीट्यूट होगा एक सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स का। तुम्हें हर इंडिविजुअल मैटर्स को भी लेके ना ओपिनियन देना पड़ सकता है। जस्ट बिकॉज तुमने की ऑडिट मैटर्स शो की है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये नहीं करोगे। कम्युनिकेशन विथ TCWG। एक ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए TCWG के साथ उन मैटर्स को जो वो डिटरमाइन करता है टू बी द की ऑडिट मैटर्स। और इन केस ऑडिट करते वक्त आपको ये समझ आता है कि कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं, तो इस चीज़ को भी कम्युनिकेट करोगे विथ TCWG। दैट इज़ अगर की ऑडिट मैटर मिला तो भी कम्युनिकेट करो और कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं मिला तो भी कम्युनिकेट करो। अब अगर की ऑडिट मैटर्स नहीं है तो कैसे प्रेजेंट करोगे इस बात को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि कोई भी की ऑडिट मैटर डिटरमाइन नहीं हुआ है जो कम्युनिकेट किया जाए? इसे भी आप कम्युनिकेट करोगे अंडर द हेडिंग की ऑडिट मैटर्स except for the matter described in the basis for qualified adverse opinion section of material uncertainty related to going concern section. We have determined that there are no other key audit matters to communicate in our report. That is आप ये बताओगे कि जो भी हमने basis for opinion में शो किया है
या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न सेक्शन में शो किया है। उसके अलावा कोई भी ऐसे मैटर्स नहीं दिख रहे हैं जिसके रिगार्डिंग हम की ऑडिट मैटर्स देंगे या जिसे हम की ऑडिट मैटर्स की तरह डिटरमाइन करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। ऐसे 701 कब अप्लाई होता है, किसके लिए अप्लाई होता है? ये एड्रेस करता है उन मैटर्स को जो ऑडिटर के जजमेंट में कम्युनिकेट होनी चाहिए और किस फॉर्म और कंटेंट में कम्युनिकेट होनी चाहिए। देन ये जो ऐसे है, ये कौन सी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट पे अप्लाई होता है? लिस्टेड एंटिटी की। अगर लिस्टेड एंटिटी है तो वहाँ पे तो KAM होगा ही होगा लागू। ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस, अब मान लो लिस्टेड नहीं है, कोई अनलिस्टेड कंपनी की तुम ऑडिट करने गए हो, बट वहाँ पे ऐसी सर्कमस्टांसेस दिख रही है ना जहाँ पे ऑडिटर डिसाइड करता है कि ऑडिट में कम्युनिकेट करने चाहिए। मतलब देखो, अगर लिस्टेड एंटिटी है ना तो वहाँ पे तो हम चेक करेंगे कि ऑडिट मैटर, बट अगर कोई अनलिस्टेड है या इससे अलग कोई भी कंपनी है, वहाँ पे ऐसा सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहा है जहाँ पे ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पे तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी करोगे कम्युनिकेट। या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो शायद लिस्टेड ना हो, बट वहाँ पे ना यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, ना तो वो लिस्टेड है ना ही वहाँ पे ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस है जिसमें तुम्हें लगे कि कम्युनिकेट करना चाहिए, बट लॉ और रेगुलेशन बोलती है कि कम्युनिकेट करो की ऑडिट मैटर्स को। अच्छा, अब इससे आपको क्या समझ आया? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिस्टेड एंटिटीज़ में ही की ऑडिट मैटर्स होती हैं, इनमें नहीं होती है। होते तो सब हर तरह की एंटिटी में। अगर लिस्टेड एंटिटी में है ना तो वो शो करना ज़रूरी है। बाकी जो भी कंपनीज है उसमें तुम्हें दिख रही है की ऑडिट मैटर और तुम्हें लग रहा है कि ये शो करना ज़रूरी है, तभी तुम शो करोगे। या तुम्हें नहीं लग रहा शो करना ज़रूरी है, बट उस कंपनी को लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कि तुम्हें तो शो करना पड़ेगा। हाउएवर जो ऐसे 705 है ना, वो प्रोहिबिट करता है एक ऑडिटर को फ्रॉम कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। जब तक तुम्हें लॉ रेगुलेशन नहीं बोलता ना कम्युनिकेट करने, तब तक तुम कम्युनिकेट नहीं करोगे की ऑडिट मैटर्स को, अगर तुमने डिस्क्लेम करी है ओपिनियन। अब हम डिस्क्लेम कब करते हैं? ओपिनियन को डिस्क्लेम कर देना का मतलब, मैं इस पर कोई क्लेम नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, मैं इसके बारे में कुछ आपको बता नहीं सकती क्योंकि मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जा रही है। तो जहाँ तुम एक तरफ ये बोल रहे हो कि मैं ओपिनियन डिस्क्लेम करती हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पा रही, वहीं तुम क्या की ऑडिट मैटर्स भी शो करने बैठोगे? तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि ऑडिट मैटर्स क्या के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है। इसलिए जब भी हम एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन को डिस्क्लेम करता है तब वो की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट नहीं करता है, लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन है तो फिर वो कम्युनिकेट करेगा। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, एरिया ऑफ हायर रोमम, या ऐसा एरिया जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लग रहा है, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है, सच एस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाना, या वो मैटर्स जिनका अफेक्ट है ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन में। एंड देन कम्युनिकेट करना इन की ऑडिट मैटर्स को। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे की ऑडिट मैटर्स को? तो पहले समझाओगे कि की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं, फिर ये बताओगे कि ये की ऑडिट मैटर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को लेकर दिखाए गए, किसी इंडिविजुअल असर्शन इंडिविजुअल एरिया को लेके नहीं, और इसकी वजह से कोई भी सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया जा रहा उस मैटर्स में। सो यहाँ हमने ख़त्म कर लिया है हमारा की ऑडिट मैटर्स का भी टॉपिक। बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।